को टास्क दिया था एडिटोरियल का और आइए लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो है जज नॉट सेक्रेटरी। जज नॉट सेक्रेटरी। तो ये टाइटल पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के बारे में है। जैसा कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो उनका एक जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में होता है नंबर 9 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर उनको रखा जाता है। लेकिन अभी एक बिल है जिसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि उन्हें अब कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे रखा जाएगा जो कि 11वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको थोड़ा एक तरह से पोजीशन में डिमोट किया जा रहा है, उनको थोड़ा नीचे किया जा रहा है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। टू प्रोटेक्ट इलेक्शन कमीशंस ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, ईसीज नीड टू रिमेन इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी। टू प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और डिग्निटी। ईसीज इलेक्शन कमिश्नर्स नीड टू रिमेन इक्विवेलेंट। इलेक्शन कमिश्नर को जरूरत है कि वो बने रहें इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट? किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ओके, द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होती है, डिराइव फ्रॉम, वो कहाँ से निकल के आती है? बोथ लीगल प्रोविजंस एंड अ क्लाइमेट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोसिटी। ये देखिए, बोथ एंड लगा हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। जोड़े वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से डिराइव होते हैं? लीगल प्रोविजन से भी, और एक माहौल से। कौन से माहौल से? रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी के माहौल से। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस, है ना, म्यूचुअल कोई चीज है। हम दोनों अपना काम करते हैं, जब आपको जरूरत हो मैं आपकी हेल्प करूं, आप और मुझे जरूरत हो आप मेरी हेल्प करो, लेकिन हाँ, अपना अपना काम हम करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी के माहौल से निकल के आता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथ और रेजिलियंस। इन अ टाइम, एक ऐसे समय में, देयरफॉर व्हेन द एग्जीक्यूटिव आर्म्ड विथ अ लार्ज मैंडेट डज नॉट हेजिटेट। एक ऐसे समय में जब जो एग्जीक्यूटिव है, जो कि आर्म्ड है, मतलब जिसके पास है क्या, किस चीज की शक्ति है? विथ अ लार्ज मैंडेट, मतलब बहुमत है जिसके पास, है ना, जो पूरे बहुमत से आई हुई है एग्जीक्यूटिव, वो हेजिटेट नहीं करती है। डज नॉट हेजिटेट, डज लगा हुआ है, मतलब टेंस से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एग्जीक्यूटिव आपकी सिंगुलर है। ओके, किस चीज में हेजिटेट नहीं होती है? टू वेपनाइज, हथियार बनाने में। किसको? इट मतलब किसे? लार्ज मैंडेट को, ये जो बहुमत मिला हुआ है उसको हथियार बनाने में हेजिटेट नहीं होती है। किसके खिलाफ हथियार बनाएगी? अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। किसके खिलाफ? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ और जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ। द लेजिस्लेटिव मूव टू डाउनग्रेड द स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ द ईसी इज डिस्क्वाइटिंग। जो लेजिस्लेटिव कदम है, मूव है, किस चीज का कदम? डाउनग्रेड करने का, नीचे करने का। किसको नीचे करने का? स्टेटस को नीचे करने का। किसका स्टेटस? मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के स्टेटस को नीचे करने का जो लेजिस्लेटिव मूव है वो कैसा है? इज डिस्क्वाइटिंग। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत रहना, डिस्क्वाइट मतलब हल्ला होना। ठीक है, तो ये जो कदम अब उठाया जाएगा, ये जो कदम उठाया गया है, वो हल्ला करने वाला है या फिर जिस पर हल्ला होगा, जिस पर बातें बनेंगी। ओके, अ बिल लिस्टेड फॉर डिस्कशन, एक बिल जो लिस्ट किया गया है डिस्कशन के लिए इन द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रपोज करता है, क्या प्रपोज करता है ये बिल? टू डू जस्ट दैट, बिल्कुल वही करना प्रपोज करता है। क्या करना? डाउनग्रेड करना। क्या डाउनग्रेड करेगा? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का स्टेटस। ओके, करंटली, वर्तमान में, द पोल मॉनिटर्स मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके, पोल मॉनिटर्स मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। इलेक्शन कमिश्नर्स को ट्रीट किया जाता है बिल्कुल बराबर, किसके? सुप्रीम कोर्ट जजेस के। बट अ क्लॉज, लेकिन एक क्लॉज, किसका क्लॉज? इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये जो बिल है जिसकी बात अभी की जाएगी, जिसके लिए, जिसको डिस्कशन के लिए रखा गया है, उसके बारे में कह रहा है। लेकिन इस बिल में एक क्लॉज है जो कि प्रपोज करता है, प्रपोज करता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या प्रपोज करता है? टू अलाइन, अलाइन करना मतलब बराबरी में रखना। ठीक है, बराबरी में रखना, किस चीज को बराबरी में रखेंगे? द सर्विस कंडीशन एंड सैलरीज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विथ द कैबिनेट सेक्रेटरी।
इस सर्विस कंडीशन और सैलरी को हम किसके बराबर रखेंगे? जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती थी, अब हम कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रखेंगे। द इशू इज नॉट सो मच अबाउट फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन। इशू इसका नहीं है कि सैलरी भी उसके बराबर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी कर लो। बट लेकिन द सिग्नल्स दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेंड आउट, लेकिन वो सिग्नल जो मोदी गवर्नमेंट बाहर भेजना चाह रही है उसके बारे में दिक्कत है। When general elections are less than 8 months away and a newly set up committee is examining the feasibility of the far-reaching and contentious proposal of holding simultaneous elections to state assemblies. दिक्कत क्या है? दिक्कत सैलरी की नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि मोदी गवर्नमेंट बाहर सिग्नल क्या भेज रही है, बाहर क्या दिखाना चाह रही है। इस टाइम पे जब जनरल इलेक्शन मुश्किल से ही 8 महीने दूर है, साथ ही साथ एक नई कमिटी सेटअप की गई है। किस चीज के लिए? इज एग्जामिनिंग द फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी क्या होता है? कोई चीज कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी फीजिबल है, कितनी प्रैक्टिकल है। कौन सी चीज के लिए कमिटी गठित की गई है? जैसे आपने सुना होगा, चर्चा बहुत चलती रहती है कि सारे इलेक्शंस को एक साथ करा दो। सेंट्रल इलेक्शन मतलब जो आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन, वो भी उसी टाइम हो, जो स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो भी उसी टाइम हो। ठीक है, कुल मिला के क्या था, क्या चर्चाएं चलती हैं कि सारे इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। तो बात वहाँ पे वही आती है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, वो अभी उतनी कैपेबल नहीं है कि पूरे देश भर का इलेक्शन वो एक साथ सँभाल सके, है ना? तो उसी चीज़ को एग्ज़ामिन करने के लिए एक नई कमिटी बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और उसमें आप लेकर आते हो कि नया बिल जिसमें आप प्रपोज़ करते हो कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको आप रखेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। बात सैलरी की नहीं है, बात है सर्विस कंडीशंस की, ओके? By effectively demoting the ECs to the status of civil servants, the bill limit करता है। लिमिट करता है मतलब लगाम लगा देता है उनकी अथॉरिटी पर। किनकी अथॉरिटी पर? इलेक्शन कमिश्नर्स की अथॉरिटी पर, टू डिसिप्लिन द पॉलिटिकल क्लास इन केस ऑफ वायलेशंस एट अ क्रिटिकल जंक्चर। क्या कह रहा है? अब आप खुद एक बार सोचो, जैसे आप स्कूल में होते थे, आपकी टीचर आपको कुछ बोले तो आप सुन लेते थे तुरंत, है ना? एक मॉनिटर भी होता था आपकी खुद के बराबर का, आपके बराबर का, आपकी क्लास के बीच से ही एक मॉनिटर होता था, लेकिन मॉनिटर की बात को हम कभी सीरियसली नहीं लेते थे। क्यों? अबे बराबर ही तो है, उसका क्या, उससे क्या डरना? तो सीधी-सी बात है, अगर कोई आप किसी का स्टेटस आपसे ऊपर नहीं होगा, तो आप उसकी बात सीरियसली लेने वाले नहीं हो, आप नहीं सुनोगे उसकी, है ना? तो जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो ऊपर है, तो नीचे वाला अपने आप उसकी सुनता है, कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचता है। तो अगर आप इलेक्शन कमिश्नर्स का ही दर्जा घटा दोगे, तो जो मंत्री ऊपर हो गए हैं उससे, तो आप वो तो उसकी नहीं सुनेंगे, कहेंगे तुम तो हमसे छोटे हो, तुम्हारी बात हम सीरियसली क्यों लें? ठीक है? तो वही वही कंसर्न है इस पूरे आर्टिकल का। The bill limits their authority to discipline the political class in case of violation at a critical juncture. At a critical juncture मतलब होता है कोई भी ऐसा टाइम जो कि जहाँ दाव पेच थोड़े उलझे हुए हैं, ठीक है? ओके, इट इज लेस देन माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल। ये ना तो माइंडफुल है ना रिस्पेक्टफुल है, सबसे कम है। ऑफ द पोल मॉनिटर्स डेलिकेट एंड डिफिकल्ट टास्क। इस बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है, ये जो पोल मॉनिटर्स हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कितना डेलिकेट और डिफिकल्ट टास्क वो करते हैं। कौन सा टास्क? ऑफ अपहोल्डिंग प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स इन अ स्क्रपलसली नॉन पार्टिसन मैनर। स्क्रपलसली मतलब होता है रिलीजियसली, पूरे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो वो जो डिफिकल्ट टास्क करते हैं उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि उनके स्टेटस को आप नीचे कर रहे हो, डाउनग्रेड कर रहे हो। ओके, ऑफ of upholding protocols and norms in a scrupulously non-partisan manner. Non-partisan मतलब unbiased manner in a diverse and intensely competitive democracy. Okay. Next paragraph क्या है? Article 324 of the Constitution empowers the Election Commission to be independent. आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है ईसी को इंडिपेंडेंट होने के लिए एंड बेस्टोज ऑन इट द इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरिटेंड, कंट्रोल एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को कि वो सुपरिटेंड करे, कंट्रोल करे और डायरेक्ट करे इलेक्शंस को। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली अपहेल्ड एंड सोल्ड अप दीज पावर्स। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन पावर्स को बढ़ाया ही है, इन पावर्स की बात की, इन पावर्स को बढ़ाया ही है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, द ईसी वाज नॉट ऑलवेज द फॉर्मिडेबल रेफरी दैट इट इज नाउ। फॉर्मिडेबल मतलब वो होता है जिसका डर आपके मन में रहे,
आप कुछ भी गलत करना चाहते हो, करने का मन है, करने की विचार आ रहे हैं, तो अपने पिताजी से एक बार सोचते हो कि पिताजी को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब एक फ़ॉर्मिडेबल इमेज है आपके पिता की आपके मन में। तो सेम वही ईसी के साथ है कि पक्की बात है ऑफ कोर्स द ईसी वाज नॉट ऑलवेज द फॉर्मिडेबल रेफरी जो कि वो आज है। इट केम इनटू इट्स ओन इन द 1990s। जैसी आज है ऐसी ये कब आई थी एग्जिस्टेंस में 1990s में। ऐसा नहीं है कि ईसी बनी 1990s में थी, लेकिन अभी जो ये थ्री इलेक्शन कमिश्नर वाला चल रहा है वो कब आया 1990s में आया। उस टाइम जब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन उन्होंने फोर्सफुली एजर्ट किया इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को। किस चीज में किस चीज में भूमिका थी इन इन्फोर्सिंग द रूल्स ऑफ द गेम। इनके बाद आईएनजी लगा है याद रखना सारे प्रीपोजिशंस के बाद टू को छोड़ के सारे प्रीपोजिशंस के बाद जीरंड फॉर्म लगती है जीरंड फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। ओके इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन एनफोर्सिंग द रूल्स ऑफ द गेम। टुडे द इंस्टीट्यूशंस वेल डिजर्व्ड रेपुटेशन फॉर इम्पार्शियलिटी। आज के टाइम में जो इंस्टीट्यूशन की वेल डिजर्व्ड रेपुटेशन है किस चीज के लिए इम्पार्शियलिटी के लिए और फेयरनेस के लिए इज एन इनएक्सट्रिकेबल पार्ट ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम। आज के टाइम में इंस्टीट्यूशन की ये जो वेल डिजर्व रेपुटेशन है इम्पार्शियलिटी के लिए और फेयरनेस के लिए वो क्या है एक इनएक्सट्रिकेबल पार्ट है। इनएक्सट्रिकेबल मतलब उलझा हुआ पार्ट है किसका लेजिटिमेसी का ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम। इंडिया के पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम की लेजिटिमेसी का एक उलझा हुआ पार्ट है। एमिटेडली इन रिसेंट टाइम्स बिल्कुल हाँ मैं मानता हूँ आई एग्री कि इन रिसेंट टाइम्स द कमीशन हैज इनवाइटेड क्वेश्चंस व्हेन इट हैज नॉट राइजन टू इट्स ओन हाई स्टैंडर्ड्स। कमीशन हैज इनवाइटेड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। कमीशन ने क्वेश्चन इनवाइट किया है इसका मतलब समझते हो। मतलब कमीशन पर क्वेश्चन उठाए गए हैं किस चीज के लिए जब इट हैज नॉट राइजन टू इट्स ओन हाई स्टैंडर्ड्स। कमीशन ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर रखे हैं कि अगर उस लेवल पे काम नहीं किया तो पक्की बात है प्रश्न उठेंगे। वही चीज लिखी है कि हाल फिलहाल के समय में कमीशन ने जब अपने ही हाई स्टैंडर्ड्स के लेवल का काम नहीं किया है तो उस पे प्रश्न उठे हैं। फॉर इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल के लिए इन द अलाक्रिटी विथ विच इट सीम टू इको द एस्टैब्लिशमेंट्स नैरेटिव ऑन रेवडीज। एग्जाम्पल के लिए इन द अलाक्रिटी मतलब होता है मुस्तैदी तत्पर। ठीक है तत्परता में किस किस चीज की तत्परता में जब ये जो एस्टैब्लिशमेंट यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसका नैरेटिव ठीक है वो मैच नहीं हुआ ऑन रेवडीज। रेवडीज मतलब ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है हिंदी में होता है ना रेवड़ी हम बोलते हैं रेवड़ी कल्चर कि फ्री में चीजें दो और वोट ले लो वो रेवडीज लिखी हुई है। ठीक है रेवडीज एंड पुट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द मैट ऑन पोल प्रोमिसेस। पुट ऑन द मैट मतलब होता है किसी को हड़काना डांट लगाना। कुल मिला के ये कह रहा है कि ये कौन से टाइम होते हैं जब अपने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कमीशन काम नहीं करता है। तो उसमें से एक एग्जांपल ये है कि जो रेवड़ी कल्चर लाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले ये जो वादे करती हैं उस पे इलेक्शन कमीशन कुछ क्यों नहीं कहता है। वही बात यहाँ लिखी है कि उस पे कुछ क्यों नहीं बोलता है पार्टीज को डांट क्यों नहीं लगाता है। ठीक कॉमा करके अगली चीज लिखी है इट्स प्री वेरिकेशन ओवर halting द इलेक्शन कैंपेन इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द ब्रूटल सेकेंड वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक टिल द प्राइम मिनिस्टर had made his speech। ओके नाउ प्री वेरिकेशन क्या होता है प्री वेरिकेशन मतलब कि बहुत ही चालाकी से आप कुछ झूठ बोल ले जाओ। ठीक है इसी को बोलते इक्विवोकेशन भी। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है कि आपको याद होगा वेस्ट बंगाल जब ये सेकेंड वेव चल रही थी कोविड पैंडेमिक की तो उस टाइम पे बंगाल में इलेक्शंस थे है ना। और वहां पे मोदी जी का भाषण हुआ और उसके बाद क्या कहा गया कि अब कोई भी कैंपेन नहीं होगा क्योंकि भैया पैंडेमिक चल रही है। उस पे काफी रो हुआ था रो मतलब विवाद हुआ था है ना। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठे थे। ठीक ये हो गया टिल द प्राइम मिनिस्टर हैड मेड हिज स्पीच। और कंप्लायंस विथ मतलब बात मानना ओबे करना या फॉलो करना किसी चीज को किस चीज को फॉलो किया गया समन्स। समन्स ये सिंगुलर होता है बाय द वे याद रखना समन्स एस देख के इसको प्लूरल नहीं समझना समन्स सिंगुलर होता है समन्स का जो प्लूरल होता है वो समन्सेस होता है। तो समन्स जो इशू किए गए थे बाय द पीएमओ ऑफिशियल फॉर एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन। तो उस इनफॉर्मल इंटरेक्शन को माना गया उसके साथ कंप्लाई किया इलेक्शन कमीशन ने तो इस पे भी काफी सवाल उठे थे। बट दोज आर एबरेशन इन द आर्क ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन। लेकिन वो मात्र क्या थे एबरेशन थे। एबरेशन क्या होता है कि आप बहुत अच्छा चल रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस आ जाता है थोड़े से आप बहक जाते हो इधर उधर। ठीक है तो वही बात है कि कभी कभी हो जाती है गलतियां इलेक्शन कमीशन से भी।
ईसी हैज अर्नड नेशनल एंड इंटरनेशनल एस्टीम। ईसी ने अर्न किया है नेशनल और इंटरनेशनल, एस्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट, एस्टीम मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, फॉर इंश्योरिंग दैट, नेशनल इंटरनेशनल रिस्पेक्ट अर्न किया है इसी ने, किस चीज के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, दैट द पुअर मार्जिनलाइज्ड एंड वीमेन वोट फ्रीली, कि ये जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं और महिलाएं हैं, फ्रीली वोट कर सकें विदाउट फियर। The new bill errs by not recognizing and acknowledging the ECs above the phrase stature and role. नया बिल जो है, अर अर जो है, एरर से याद रखना, एरर मतलब होता है क्या, गलती, मिस्टेक, तो अर्स मतलब, अर जो है यहाँ, अर इज द वर्ब, ठीक है, मतलब गलती करना। तो नया बिल जो है वो गलती करता है बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग, जो कि गलती कैसे कर रहा है, ना रिकॉग्नाइज करके और ना एक्नॉलेज करके, किस चीज को, ईसी को, अबव द फ्रेज टीचर एंड रोल। अबव द फ्रेज टीचर मतलब ये जो कलह चल रही है ना इनकी, डिस्टर्बेंस चलती रहती है, ठीक है, तो इससे ऊपर है ईसी, इस डिस्टर्बेंस के बीच में, इस कलह के बीच में ईसी को आप मत घुसाइए, ठीक है, इसका रोल काफी बड़ा है, तो उसके बीच में मत रखिए, उसके ऊपर रखिए। द ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट दैट द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इजंट चेंज डजंट वॉश, ये जो ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट कहा दिया जा रहा है कि ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ है, इससे आपका ये जो कर्म किया गया है वो धुलेगा नहीं। ऑफिशियल आर्गुमेंट क्या दिया गया कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस नहीं चेंज होगी। जैसे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो नंबर 9 पे हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी नंबर 11 पे हैं। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उन्हें हम नंबर 11 पे रख देंगे, रखेंगे 9 पर ही, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर देंगे, उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उसको हम कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर देंगे। तो ऐसा कह के आप अपने कर्म धो नहीं सकते, अपनी गलतियां धो नहीं सकते। This isn't about who sits in which chair, in which row, at, sorry, at an official function. ये इस बारे में नहीं है कि कौन किस चेयर पे बैठेगा, कौन सी रो में बैठेगा किसी एक ऑफिशियल फंक्शन में। ये किस चीज के बारे में है, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द कमीशंस डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, जो कि क्रिटिकल है टू द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट शुड रीथिंक, और इसलिए गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। ओके, आई होप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। बाय बाय।